नमस्ते। आज हम इतिहास की एक बहुत लंबी, आप कह सकते हैं एक बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें भारत के लगभग 1000 साल के सफर पर ले जा रहे हैं। 1000 साल। 700 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। ये वो दौर है जब बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिखरे। तो आज हमें ये समझना है कि इस विशाल समय में सत्ता का केंद्र कहाँ कहाँ और क्यों बदलता रहा। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दिल्ली या उत्तर भारत की कहानी नहीं है। अच्छा। अक्सर हम इतिहास को दिल्ली के तख्त से देखते हैं, लेकिन जब उत्तर में सल्तनतें बन बिगड़ रही थीं, ठीक उसी समय दक्षिण में चोल, विजयनगर और बहमनी जैसी ताकतें अपने शिखर पर थीं। मतलब एक साथ कई कहानियां चल रही हैं। हाँ, एक साथ चल रही कई कहानियों का दौर है जो कभी कभी आपस में टकराती थीं और कभी एक दूसरे से अनजान आगे बढ़ती थीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं लगभग 700-800 ईस्वी से। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस वक्त कन्नौज शहर के लिए एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी। हाँ, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष। बिल्कुल, इसमें 3 बड़ी शक्तियां थीं। पूर्व से पाल, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट। ये तीनों कन्नौज पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? क्या खास था उस शहर में? कन्नौज उस दौर का आप समझिए दिल्ली या मुंबई था। ओह, व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र और गंडा के मैदानी इलाके का सबसे उपजाऊ क्षेत्र। जिसका कन्नौज पर नियंत्रण होता, उसका पूरे उत्तर भारत के व्यापार और संसाधनों पर नियंत्रण होता। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी? नहीं, ये रुतबे और ताकत की लड़ाई थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों शक्तियां लड़ते लड़ते ही एक तरह से थक गई और इसका फायदा बाद में दूसरी ताकतों ने उठाया। लेकिन लड़ाई के अलावा भी तो इन्होंने कुछ किया होगा। जैसे मैंने सुना है राष्ट्रकूटों ने कुछ कमाल की चीजें बनवाई। बिल्कुल, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कुछ ऐसा बनवाया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। अच्छा, सोचिए, ये किसी ईंट या पत्थर को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। कमाल है। ये उनकी ताकत और कला की समझ का एक बेजोड़ नमूना है। एक मिनट, मतलब जब उत्तर भारत में ये साम्राज्य आपस में लड़ रहे थे, तब दक्षिण में क्या हो रहा था? क्योंकि हम अक्सर चोल साम्राज्य का जिक्र सुनते हैं। और यही सबसे दिलचस्प बात है। हाँ? जब उत्तर में जमीन के लिए लड़ाइयां हो रही थीं, तब दक्षिण में चोल एक समुद्री ताकत के तौर पर उभर रहे थे। राजराज चोल और उनके बेटे राजेंद्र चोल ने एक ऐसी नौसेना बनाई जिसकी पहुंच श्रीलंका, मालदीव से लेकर इंडोनेशिया और मलेशिया तक थी। वे सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि एक तरह से समुद्र के बादशाह थे। ये तो कमाल की बात है। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब यूरोप में वाइकिंग्स का दौर था जी। और यहाँ भारत में एक साम्राज्य अपनी नौसेना से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को कंट्रोल कर रहा था। हाँ? उन्होंने इतनी मजबूत नेवी बनाई कैसे होगी? क्या कोई खास तकनीक थी उनके पास? उनकी दूरदृष्टि कमाल की थी। उन्होंने समझा कि असली ताकत जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र के व्यापार मार्गों पर कब्जा करने से आएगी। अच्छा। उन्होंने सिर्फ लड़ने वाले जहाज नहीं बनाए, बल्कि व्यापारिक जहाजों के बड़े बड़े बेड़े तैयार किए। इससे न सिर्फ उन्हें बेहिसाब दौलत मिली, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और धर्म भी उन देशों तक पहुंचा। तो अब कहानी में उत्तर भारत वापस आते हैं। राजपूत वंशों का उदय हो रहा था और फिर मोहम्मद घोरी का आक्रमण हुआ। तराइन की लड़ाइयों का जिक्र आता है। हाँ, 1191 और 1192। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीते, लेकिन 1192 में हार गए। इस एक साल में ऐसा क्या बदल गया? तराइन की दूसरी लड़ाई भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ थी। पहली हार के बाद गोरी ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उसने अपनी सेना में तेज गति वाले घुड़सवार तीरंदाजों का इस्तेमाल किया। और राजपूत सेना? राजपूत सेना हाथियों और पैदल सैनिकों पर ज्यादा निर्भर थी। गोरी की सेना ज्यादा फुर्तीली साबित हुई। इस हार ने सिर्फ एक राजा का अंत नहीं किया, बल्कि उत्तर भारत के दरवाजे एक नई तरह की हुकूमत के लिए खोल दिए। और यहीं से दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू होता है ना? बिल्कुल, 1206 में। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की। यहाँ से करीब 300 साल तक 5 अलग अलग वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी दिल्ली से राज करते हैं। क्या इन सब में कुछ खास बात थी? हाँ, इस दौर ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। गुलाम वंश में इल्तुतमिश ने सल्तनत को मजबूत किया और उनकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली और अकेली महिला बनी। सोची 13वीं सदी में कितनी बड़ी बात रही होगी। फिर आए खिलजी और यहाँ कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अलाउद्दीन खिलजी, उनका नाम हम अक्सर क्रूरता और जीत से जोड़ते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि उनके कुछ प्रशासनिक सुधार, खासकर बाजार को लेकर, कमाल के थे। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है
और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। क्या वजह थी? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार सुधार नीति सिर्फ महंगाई रोकने के लिए नहीं थी, इसका सीधा कनेक्शन मंगोलों के खतरे से था। मंगोलों से? कैसे? उस वक्त मंगोल लगातार हमले कर रहे थे और उनसे लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी और स्थायी सेना की जरूरत थी। लेकिन खजाना खाली था, तो खिलजी ने एक अनोखा हल निकाला। उसने बाजार की हर चीज, सुई से लेकर घोड़े तक का दाम तय कर दिया। हर चीज का? हर चीज का, और इसे सख्ती से लागू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि सैनिकों को कम तनख्वाह में भी गुजारा करने में दिक्कत नहीं होती थी। ये एक तरह की आर्थिक इंजीनियरिंग थी जो सीधे सीधे सैन्य रणनीति से जुड़ी थी। मतलब बाजार पर नियंत्रण करके उन्होंने अपनी सैन्य ताकत को बनाए रखा। ये तो बहुत दूर की सोच थी। बिल्कुल। लेकिन खिलजी के बाद तुगलक वंश आया और मोहम्मद बिन तुगलक के फैसले तो आज भी मशहूर हैं। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, सांकेतिक मुद्रा चलाना। क्या वो पागल थे या उनका समय खराब था? नहीं होगा, उनकी सोच अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। अच्छा? दौलताबाद साम्राज्य के बीच में था, जहां से उत्तर और दक्षिण दोनों पर नजर रखी जा सकती थी। और टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा का आइडिया भी शानदार था। वो कैसे? चांदी की कमी थी तो उन्होंने तांबे के सिक्के चला दिए, जिनकी कीमत चांदी के बराबर रखी। आज हम कागज के नोट इस्तेमाल करते हैं, ये वही आइडिया है। दिक्कत सोच में नहीं, उसे लागू करने के तरीके में थी। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। तुगलक का राजधानी बदलना आज के जमाने में ऐसा था जैसे भारत सरकार रातों रात ऐलान कर दे कि राजधानी दिल्ली से बदलकर अंडमान निकोबार जा रही है और सबको पैदल जाना है। और हर किसी को पैदल चल के वहां पहुंचना है। सोचिए क्या हाल हुआ होगा। हाँ, समझ गया। और टोकन करेंसी के साथ दिक्कत ये हुई कि उन्होंने सिक्कों की डिजाइन इतनी आसान रखी कि लोगों ने घरों में ही जाली सिक्के ढालने शुरू कर दिए। पूरा सिस्टम ही बैठ गया। तो जब दिल्ली में तुगलक वंश इन अजीबोगरीब प्रयोगों से जूझ रहा था, तब दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? क्या वहां शांति थी? शांति तो नहीं थी, लेकिन वहां एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। दक्षिण में उस वक्त दो बड़ी ताकतें उभर रही थीं। उत्तर दक्कन में बहमनी सल्तनत और दक्षिण में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य? ये सिर्फ राजनीतिक शक्तियां नहीं थीं, बल्कि संस्कृति, कला और व्यापार के बहुत बड़े केंद्र थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कला और साहित्य को जितना बढ़ावा मिला, वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। हम्पी के खंडहर आज भी उस साम्राज्य की शान की गवाही देते हैं। मतलब ये साफ है कि सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं था। दिल्ली में सल्तनत कमजोर हो रही थी और दक्षिण में एक नया शक्ति केंद्र बन चुका था। बिल्कुल। तो फिर दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ? तुगलकों के बाद सैयद और लोधी वंश आए, लेकिन वे सल्तनत की पुरानी ताकत वापस नहीं ला पाए। उनका राज दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों तक ही सिमट कर रह गया था। और फिर आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 में एक नए हमलावर ने चुनौती दी और यहीं से पानीपत की पहली लड़ाई के साथ भारत में मुगल दौर की शुरुआत होती है। और वो हमलावर थे बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना को कैसे हरा दिया? दो चीजों की वजह से। एक तो तोपखाना, तोपें। हाँ, और उनकी लड़ने की रणनीति जिसे तुलुगमा कहते थे। भारत की सेनाओं के लिए तोपें एक नई और डरावनी चीज थी। सही बात है। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराकर भगा दिया। शेरशाह ने सिर्फ 5 साल राज किया, लेकिन उनका काम बहुत प्रभावशाली था। हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ सड़क नहीं, ये भारतीय इतिहास की एक खास बात है कि यहाँ सत्ता बदलती है, वंश बदलते हैं, लेकिन जो व्यवस्था काम की होती है उसे अक्सर आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा? शेरशाह, जो एक अफगान थे, उन्होंने जमीन नापने और टैक्स वसूलने का जो सिस्टम बनाया वो इतना अच्छा था कि बाद में मुगल बादशाह अकबर ने न सिर्फ उसे अपनाया बल्कि और बेहतर किया। मतलब अच्छा प्रशासन किसी एक वंश की जागीर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और अकबर को ही मुगल साम्राज्य का असली निर्माता माना जाता है ना? हाँ। उन्होंने ऐसे क्या खास किया जो मुगल साम्राज्य इतना विशाल और टिकाऊ बना? अकबर ने समझा कि इतने बड़े और अलग अलग धर्मों वाले देश पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता। इसके लिए लोगों का भरोसा जीतना जरूरी है। उन्होंने राजपूतों से रिश्ते जोड़े और जजिया कर को हटा दिया। एक मिनट, ये जजिया कर क्या था? यह वो टैक्स था जो साम्राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों को अपनी सुरक्षा के बदले देना पड़ता था। अच्छा। इस एक कदम ने उन्हें हिंदुओं में बहुत लोकप्रिय बना दिया। इसके अलावा उन्होंने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया। मनसबदारी सिस्टम? हाँ, यह एक तरह का रैंकिंग सिस्टम था,
जिसमें अधिकारियों को उनकी रैंक के हिसाब से घुड़सवार रखने होते थे। इसी सिस्टम ने मुगल सेना और प्रशासन को लगभग 150 सालों तक दुनिया में सबसे मजबूत बनाए रखा। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। शाहजहां के दौर को तो वास्तुकला का सुनहरा दौर कहते हैं, ताजमहल, लाल किला। हाँ, लेकिन औरंगजेब के बारे में राय बहुत बटी हुई है। उनके समय में साम्राज्य सबसे बड़ा था, लेकिन कहते हैं कि पतन की शुरुआत भी वहीं से हुई है। ये काफी हद तक सही है। औरंगजेब ने साम्राज्य को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया, खासकर दक्षिण भारत को जीतकर। लेकिन इसी कोशिश में उन्होंने लगभग 27 साल दक्कन में लड़ते हुए गुजार दिए। इन लड़ाइयों ने शाही खजाने को खाली कर दिया और यहीं पर एक और बड़ी शक्ति उभर रही थी, जिसे वो कभी पूरी तरह दबा नहीं पाए। मराठा। शिवाजी महाराज, मतलब जब मुगल दिल्ली से पूरे भारत पर राज करने का सपना देख रहे थे, तब पश्चिम भारत में एक नई ताकत उन्हें चुनौती दे रही थी। बिल्कुल, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का नारा दिया और मुगलों को सीधी टक्कर दी। उन्होंने छापामार युद्ध यानी गुरेला वॉरफेयर का ऐसा इस्तेमाल किया कि मुगलों की भारी भरकम सेना उनके सामने बेबस हो जाती थी। तो उनका राज्याभिषेक एक तरह से खुली चुनौती थी। 1674 में उनका राज्याभिषेक मुगल सत्ता को एक खुली चुनौती थी। औरंगजेब के लिए मराठे एक ऐसी सिरदर्दी बन गए जो उनके साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण बनी। तो एक तरफ मुगल साम्राज्य अंदर से कमजोर हो रहा था, मराठे ताकतवर हो रहे थे, और इसी बीच समुद्र के रास्ते से एक बिल्कुल नई शक्ति भी तो आ रही थी। हाँ, और शायद उस वक्त के बड़े शासकों ने इस खतरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कहानी 1498 में वास्को डी गामा के केरल पहुंचने से शुरू हुई। वास्को डी गामा पुर्तगाली सिर्फ मसाले खरीदने नहीं आए थे, वे अपने साथ ताकतवर नौसेना और धर्म फैलाने का इरादा भी लेकर आए थे। उन्होंने गोवा को अपना केंद्र बनाया और हिंद महासागर के व्यापार पर कब्जा करने की कोशिश की। और फिर उनके पीछे पीछे डच, फ्रांसीसी और आखिर में अंग्रेज भी आ गए। अंग्रेज? सही कहा। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। शुरू में वे सिर्फ व्यापारी थे। वे मुगल दरबार में जहांगीर के सामने गिड़गिड़ाकर सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की इजाजत मांग रहे थे। और मुंबई तो उन्हें दहेज में मिला था, है ना? हाँ, 1661 में पुर्तगाल से। वे धीरे धीरे भारत के तटों पर अपनी चौकियां बना रहे थे और बड़ी चालाकी से यहाँ के राजा नवाबों के आपसी झगड़ों का फायदा उठा रहे थे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हमने 1000 साल का सफर देखा। सत्ता का केंद्र कन्नौज से दिल्ली आया, दिल्ली से दक्षिण की तरफ गया और फिर वापस दिल्ली लौटा। निचोड़ ये है कि भारत कभी भी किसी एक शक्ति का केंद्र नहीं रहा। जब उत्तर में कोई ताकतवर था तो दक्षिण में कोई और उसे टक्कर दे रहा था। जब जमीनी साम्राज्य बन रहे थे तो कोई समुद्री ताकत भी उभर रही थी। और हर साम्राज्य ने अपनी एक छाप छोड़ी, कला में, प्रशासन में और संस्कृति में। एक का पतन दूसरे के उदय के लिए जमीन तैयार कर रहा था। बिल्कुल। और इसी सारी उथल पुथल के बीच एक व्यापार करने आई कंपनी चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रही थी, जिसका असली इरादा शायद उस वक्त कोई समझ ही नहीं पाया। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। हमारे स्रोत औरंगजेब की मौत यानी 1760 के आसपास खत्म होते हैं। हाँ। उस वक्त मुगल साम्राज्य बाहर से बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता था, लेकिन अंदर से खोखला हो रहा था। मराठे एक बड़ी ताकत बन चुके थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक व्यापारिक संस्था भारत में अपनी जड़ें जमा चुकी थीं। इस 1000 साल के इतिहास में हमने साम्राज्यों के बनने और बिखरने का जो पैटर्न देखा, उसे ध्यान में रखते हुए सोचिए कि वो कौन सी वजह थीं जिन्होंने एक विदेशी व्यापारिक कंपनी को मौका दिया कि वो धीरे धीरे यहाँ की शासक बन बैठे।